ठीक है। चलो बेटा शुरू करते हैं। चार्ज ये आई नहीं, इब्रा वगैरह आई। हाँ? अच्छा अच्छा, उन्हें पता नहीं चला भी केमिस्ट्री क्लास आ जाए पता है। पता नहीं हो कि क्या है, आज मैं कहीं जाना, काम है। तीनों को ही 3 थी ना। चलो आज अच्छे अच्छे क्वेश्चंस कराऊंगे फिर। आज बढ़िया क्वेश्चंस कराऊंगे, ठीक है। आज मैंने ये तो फिर अच्छे अच्छे क्वेश्चंस कराते। क्वेश्चन नंबर 1 आप सॉल्व करते। हाउ मैनी हाँ हाँ करो करो। हाउ मैनी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर पॉसिबल ऑफ एंथ्रासीन 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 की स्ट्रक्चर देखनी है। 3 बेंजीन रिंग होते हैं एंथ्रासीन में। ये आपका एंथ्रासीन है और इसकी कितनी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर पॉसिबल होगी। ये 3 बेंजीन रिंग हुए। चार। यहाँ पर ऐसे आपको इस टाइप से लगना, तो इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कितनी होगी 4 होगी, ठीक है। 4 हैं क्योंकि बारी बारी से एक बार डबल बॉन्ड यहाँ, दूसरी बार यहाँ, तीसरी बार यहाँ, चौथी बार यहाँ, तो अलग अलग स्ट्रक्चर बनते रहेंगे। यहाँ यहाँ बॉन्ड के सामने सीधा पोजिशन चेंज करते रहते हैं। तो ये तो हुआ आपका 4 एंथ्रासीन की। उसके बाद आपको बतानी है CO3 2 नेगेटिव आयन की। कार्बोनिक है, इसकी होंगी, इसकी स्ट्रक्चर आपकी CO3 है आपका। CO3 का मतलब होगा कि 2 आपके सिंगल बॉन्ड, एक नेगेटिव यहाँ तो एक नेगेटिव, 3 स्ट्रक्चर होंगे क्योंकि एक बार डबल बॉन्ड यहाँ, दूसरी बार यहाँ, एक बार यहाँ, तो इसका आंसर हुआ 3। चलो 3 ये भी बता दिया। अगर मैं यहाँ पर 90 में यहाँ पर इसकी जगह कर देता हूँ SO4 2 नेगेटिव। अगर SO4 2 नेगेटिव कर देता हूँ तो SO4 की स्ट्रक्चर आपकी ये है, सिंगल बॉन्ड आपका O नेगेटिव, O नेगेटिव, तो यानी कितनी स्ट्रक्चर आपकी पॉसिबल होंगी। आंसर आप कह रहे हो। चलो मैं ABCD करके ऑप्शन भी लिखता हूँ। एक आपने कहा 4 5 6 7, मैंने सिक्वेंसली वैसे लिखा 4 5 6 7 ऐसे लिखा। तो हाउ मेनी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर पॉसिबल ऑफ बना के देखने पड़ेंगे। कितनी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर पॉसिबल होगी SO4 2 नेगेटिव आयन की। ट्रिक क्या होगी, ट्रिक डबल बॉन्ड की पोजीशन चेंज करनी बार बार। देखो क्या कह रहा हूं मैं। अगर मैं इन चारों O को अलग अलग मान लेता हूँ, यहाँ पे मैंने सल्फर लिखा, एक O को A मान लिया, दूसरे O को B मान लिया, तीसरे O को C मान लिया, चौथे O को D मान लिया। एक बार मैं डबल बॉन्ड कह रहा हूँ A के और B के पास, यहाँ डबल बॉन्ड और यहाँ डबल बॉन्ड, बात डबल बॉन्ड की कर रहा हूँ। तो आपके पास ABCD 4 आपके पास ऑप्शन एटम है ये। और मैं यहाँ डबल बॉन्ड की बात कर रहा हूँ किस किस के, जैसा A के और B के बीच में डबल बॉन्ड लगाया एक बार, तो मैं यहाँ कह रहा हूँ कि एक बार AB के बीच में डबल बॉन्ड, दूसरी बार AC के बीच में डबल बॉन्ड, तीसरी बार AD के बीच में डबल बॉन्ड, चौथी बार BC के बीच में डबल बॉन्ड,
फिर बी डी के बीच में डबल बॉन्ड, फिर सी डी के बीच में डबल बॉन्ड। तो डबल बॉन्ड किन्हीं दो ऑक्सीजन एटम पर ऐसे साथ साथ आपका रहेगा। तो टोटल डबल बॉन्ड की पोजीशंस डिफरेंट डिफरेंट ऑक्सीजन एटम के साथ ऐसे 1 2 3 4 ऑक्सीजन करेंगे तो आ जाएगी। तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कितनी हो जाएगी? 6 हो जाएगी। इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आपका 6 होगा। विच इज मोस्ट स्टेबल। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, तो ऐसे देखते रहते हैं क्वेश्चंस किस टाइप से। विच इज मोस्ट स्टेबल। विच इज मोस्ट स्टेबल। ऑप्शन ए CH2 नेगेटिव, ऑप्शन बी CH2 नेगेटिव, ऑप्शन सी CH2NO2 नेगेटिव, ऑप्शन डी जो या आप बताएंगे जो लेस स्टेबल होगा चारों में से कौन है। और हाँ, और पीछे वाले बताएंगे मोस्ट स्टेबल कौन सा है। लेस स्टेबल तो सर बी है। लेस स्टेबल तो आपका बी है क्योंकि प्लस एम और सबसे अनस्टेबल मतलब सबसे ज्यादा स्टेबल सी होगा क्योंकि वो माइनस एम है एन O2 है ना। ये O2 है। यस सर। तो मोर, हाँ यहाँ भी चार्ज इसके पास नेगेटिव है। तो NO2 विड्रॉइंग ग्रुप है। तो कार्बन आयन के चार्ज को क्या कर रहा है? कम कर। और वो क्या कर रहा है? सर वो इंक्रीज कर रहा है Increase डेंसिटी कर। को। ठीक है। प्लस आर इफेक्ट इंक्रीज कर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज करता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मोस्ट अनलाइकली रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। मोस्ट अनलाइकली रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। मोस्ट अनलाइकली रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। कौन सी अनलाइकली रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है वो बताना है आपको। ऑप्शन ए ऑप्शन है बेटा। ओ नेगेटिव। ऑप्शन बी एन पॉजिटिव। सी ऑप्शन आपका एन पॉजिटिव डबल बॉन्ड ओ, डबल बॉन्ड ओ, सिंगल ओ नेगेटिव। डी ऑप्शन आपका टी नो ऑक्टेट टू है ना, वायलेंट हो रहा है क्योंकि ऑक्टेट रूल को वायलेंट करता है कौन से स्ट्रक्चर्स में? सी सी, नाइट्रोजन 5 क्योंकि नाइट्रोजन के पास 5 बॉन्ड बने जो पॉसिबल नहीं है। नाइट्रोजन के पास 5 बॉन्ड बने जो पॉसिबल नहीं है। और इस स्ट्रक्चर के बारे में कैसे सोचोगे? ये
डी के बारे में कि सर क्या सोचना है, यहाँ से यहाँ शिफ्ट कर लो, यस सर, इसी ध्यान यहाँ से यहाँ कर दो, ये नेगेटिव हो जाएगा, पूरा कॉन्जुगेशन हो जाएगा, स्ट्रक्चर से आपकी पहले वाली बन जाएगी इस केस में। तो मोस्ट अनलाइकली का मतलब यही है कि जो एटम ऑक्टेट रूल को वायलेट करेगा वो आपका मोस्ट अनलाइकली होगा। ठीक है बेटा, वो आपका मोस्ट अनलाइकली होगा। नेक्स्ट पॉइंट है भाई, कल मैंने कराया था जो यार क्वांटिटेटिव क्वांटिटेटिव एनालिसिस या क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन ऑफ एलिमेंट्स, क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन ऑफ एलिमेंट्स। मैंने लिखवा था पहले आपका परसेंटेज ऑफ कार्बन इज इक्वल टू 12/44 into mass of CO2 upon mass of organic compound into 100। उसके बाद दूसरा लिखवा था परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन 2/18 into mass of H2O upon mass of organic compound into 100। फिर लिखवा था, ये तो हुआ एस्टिमेशन ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन, फिर यहाँ लिखते हैं एस्टिमेशन ऑफ नाइट्रोजन। एस्टिमेशन ऑफ नाइट्रोजन लिखते हैं, पहला मेथड है बाय ड्यूमाज मेथड, बाय ड्यूमाज मेथड। ड्यूमाज मेथड में एक ही पॉइंट देखना था केवल आपको, परसेंटेज ऑफ एन बराबर 28/22400 इंटू वॉल्यूम ऑफ N2A STP अपॉन मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इनटू आपका 100। इसका एक न्यूमेरिक, ये तो न्यूमेरिकल इसके तो आते हैं आसान से, इसका न्यूमेरिकल ज्यादा टफ नहीं आता बेटा इसका तो। इनका न्यूमेरिकल तो बिल्कुल आसान सा आता है बेटा, परसेंटेज ऑफ कार्बन का और हाइड्रोजन का। इस पे न्यूमेरिकल करेंगे आप, ड्यूमाज मेथड का न्यूमेरिकल। ड्यूमाज मेथड का क्वेश्चंस आता रहता है, बस सीधी सी बात ये है। लिखिए बेटा, 0.1688 ग्राम, 0.1688 ग्राम organic compound when analyzed by Dumage method, when analyzed by the Dumage method, by Dumage method 3.17 ml, 3.17 ml of moist MOIST, moist nitrogen is produced at 14°C and 758 mmHg pressure, 758 mmHg pressure. Determine the percentage of nitrogen
डिटरमाइन द परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इन द कंपाउंड। ब्रैकेट में लिखा हुआ है, एक्वस टेंशन एट 14 डिग्री सेल्सियस, aqueous tension at 14 degree Celsius is equal to 12 mm 12 mm of Hg, 12 mm of Hg। करो फटाफट। मोबाइल हो उससे कैलकुलेशंस करके बता दो फटाफट कितना आना है। क्वेश्चंस जब करना होगा तो क्वेश्चंस में देखो क्या करना है, क्योंकि क्योंकि आपने एक इक्वेशन से आपके पास कंबाइंड गैस इक्वेशन है, और कंबाइंड गैस इक्वेशन से आपने निकालना है वॉल्यूम ऑफ N2 एट STP, वॉल्यूम ऑफ N2 एट STP आपने निकालना है। देखिए आपको पता है कि वी नो दैट P1 V1 अपॉन T1, P2 V2 अपॉन T2, ये तो गिवन है, ये एट STP है, एक गिवन है तो एक आपका STP है। यहाँ गिवन में आपको पता है कि P1 कितना दिया, 758 mm ऑफ Hg, V1 आपका 3.17 ml, T1 बराबर 273 प्लस 14 बराबर 287 केल्विन हो जाएगा। उधर आपका P2 आपको पता है 760 mm ऑफ Hg होता है, T2 बराबर 273 केल्विन होता है, और V2 आपको फाइंड आउट करना है एट STP। V2 आपको फाइंड आउट करना है, तो फाइंड आउट करो V2 को कितना क्या बनेगा आपका। तो जानकारी जी मैं कहूँगा बात में होगा, मुझे ऐसी होगा मुझे वाली क्लास लेगा। ठीक है बेटा, V2 आप निकाल लेंगे, इस इक्वेशन से आपने V2 निकाल लिया, और फिर परसेंटेज ऑफ हो तो फॉर्मूला आपके पास है ही, परसेंटेज ऑफ N बराबर 28/22400 इंटू वॉल्यूम ऑफ N2, ये आपने निकाला है, एट STP वाला निकाला है, अपॉन W मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड गिवन है, तो यहाँ से क्वेश्चंस रखेंगे तो सोल्व हो जाएगा। क्वेश्चंस मैंने आप लोगों से कहा कि अब की बार जो क्वेश्चंस आपके पास आएगा वो जेल डाल मेथड वाला आएगा। जेल डाल मेथड से आपका नाइट्रोजन को एस्टिमेशन करने वाला आपके पास आएगा, एस्टिमेशन ऑफ नाइट्रोजन बाय जेल डाल BAHL, जेल डाल्स मेथड।
आपका जेल डाल का हो चाहे केस है, लेकिन केस साइलेंट रहेगा तो जेल डाल ही रहेगा आपका। यहाँ आपका वो ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसके पास आपने जिसमें नाइट्रोजन आपकी है, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, और जब उसको H2SO4 के साथ ट्रीट करते हैं तो यहाँ आपका अमोनियम सल्फेट बनता है, अमोनियम सल्फेट बनेगा। फिर जो अमोनियम सल्फेट बना है उस अमोनियम सल्फेट को आप NaOH के साथ ट्रीट कर रहे हैं। NaOH के साथ ट्रीट करने पर यहाँ आपका Na2SO4 बना, प्लस अमोनिया निकली, प्लस आपका 2H2O। ये रिएक्शंस हुई, और फिर इस निकली हुई जो अमोनिया है, जो गैस अमोनिया गैस रिलीज होगी, उस अमोनिया गैस को आप न्यूट्रल करेंगे। 2 मोल ऑफ अमोनिया न्यूट्रलाइज बाय 1 मोल ऑफ H2SO4। फिर यहाँ पर क्या बना, NH4 होल ट्वाइस SO4 आपका, फिर अमोनियम सल्फेट बना, फिर आपका अमोनियम सल्फेट बन जाता है। अब अगर एक्सिस में आपके पास अगर एक्सिस में आपके पास H2SO4 है, इफ H2SO4 इज इन एक्सिस, ये एक्सिस वाला है जो ज्यादा था, जो पूरा पूरा न्यूट्रल हो गया अमोनिया के द्वारा, अलग बात है। जब ये एक्सिस में हो तो अलग बात है। तो फिर यहाँ पर आपका बनेगा Na2SO4 प्लस 2H2O। ये आपको इतना सा याद रखना है बस, जेल डाल मेथड का जो प्रिंसिपल है वो आपको इतना सा याद रखना है। एस्टिमेशंस ऑफ जेल डाल मेथड्स में इतना सा आपको याद रखना है। सबसे पहले कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड है, उस ऑर्गेनिक कंपाउंड को आप ट्रीट कर रहे हैं H2SO4 के साथ। अगर उसमें ऑर्गेनिक कंपाउंड से नाइट्रोजन अवेलेबल हो जाती है तो फिर आपको बनता है अमोनियम सल्फेट। अमोनियम सल्फेट को ट्रीट किया NaOH के साथ, फिर बना सोडियम सल्फेट प्लस अमोनिया गैस निकली। उस अमोनिया गैस को जो अमोनिया गैस रिलीज हुई उसको न्यूट्रलाइज किया बाय H2SO4, तो फिर बना आपका NH4 होल ट्वाइस SO4 आपका, फिर बना, और टू NaOH की रिएक्शन की H2SO4 के साथ बना क्या आपका Na2SO4 प्लस 2H2O। अब आपका कैलकुलेशंस होता है, तो आपकी इसको याद रखना चारों इक्वेशंस को। इन इक्वेशंस में देखो स्टिक्योमेट्री अमोनिया की और H2SO4 की क्या है, और यहाँ NaOH की और H2SO4 की क्या है, ये बात आपको याद रखनी है। स्टिक्योमेट्री क्या क्या। कैलकुलेशंस की बात करता हूँ, बस यहाँ से नीचे निकल, यहाँ से नीचे नहीं करना, यहाँ तक तो हो गया होगा। केस फर्स्ट हुआ when H2SO4 is in limited amount, when H2SO4 is in लिमिटेड अमाउंट, जब H2SO4 आपका लिमिटेड अमाउंट में हो और मोलैरिटी M1 ऑफ H2SO4 गिवन है, V1 ऑफ H2SO4 ये भी आपका गिवन है, तो फिर आपको निकालना है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अमोनिया। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अमोनिया इज इक्वल टू M1V1 इंटू 2, क्योंकि यहाँ रेशो देख रहे हैं आप H2SO4 का और इसका, इंटू 2 मिली मोल्स है, ये मिली मिली मोल्स को मोल्स में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, इसको डिवाइड कर देंगे, NH3 बराबर M1V1 इंटू 2
अपॉन 1000 मोल्स। कितने मोल्स हो गए आपके? 1000 से डिवाइड किया तो आपके मिली मोल्स को किस में कन्वर्ट किया हमें? मोल्स में। तो मिली मोल्स को मोल्स में कन्वर्ट करने के लिए डिवाइड बाय 1000 किया। अब आपका आएगा पॉइंट परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन। परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अमोनिया इंटू 14। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अमोनिया में जो अमोनिया के मास है 14 से, क्योंकि एटॉमिक मास ऑफ नाइट्रोजन जो है 14 है। तो अपॉन मास ऑफ कंपाउंड इंटू आपका 100। मास ऑफ कंपाउंड इंटू 100। तो ये आपका फॉर्मूला सीधा सीधा सा आपको सीधा फॉर्मूला है। इससे आपको इंटू 14 अपॉन डब्ल्यू इंटू 100 का न्यूमेरिकल करेंगे। एक न्यूमेरिकल करना है इसका भाई। लिखियो क्वेश्चन बेटा। क्वेश्चंस लिखेंगे बेटा इसी आधार पर। ये बिल्कुल अलग है, एनसीईआरटी में कुछ और तरीका है, कुछ और तरीका दे रखा, और बुक्स में ये बिल्कुल अलग तरीका। वो सिंपल सा तरीका है, देखो ऐसे आपको ऐसे निकालना। इन द एस्टिमेशन ऑफ नाइट्रोजन, इन द एस्टिमेशन ऑफ नाइट्रोजन, इन द एस्टिमेशन ऑफ नाइट्रोजन बाय जेल्डाल्स मेथड, बाय जेल्डाल्स मेथड, कोमा 2.8 ग्राम, 2.8 ग्राम, 2.8 ग्राम ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड, of an organic compound required 20 millimoles of H2SO4, required 20 millimole of H2SO4 for the complete neutralization, for the complete neutralization of NH3 gas evolved, for the complete neutralization of NH3 gas evolved, the percentage of nitrogen in the sample is, the percentage of nitrogen in the sample is, परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन बतानी है आपने सैंपल में कितनी परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन है। कौन से वाला फॉर्मूला अप्लाई करोगे? पहले मिली मोल्स के मोल्स निकालने हैं। ये M1V1 किसका है? ये H2SO4 का है। किसका है ये? H2SO4 के मिली मोल्स हैं ये M1V1, मिली मोल्स हैं ये H2SO4 के। तो यहाँ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अमोनिया क्या कर देंगे? M1V1 तो आपको पता ही है। M1V1 आपके मिली मोल्स किसके हैं? ये आपके मिली मोल्स हैं H2SO4 के। तो H2SO4 के मिली मोल्स कितने दे रखे बेटा? 20 इंटू 2/1000। एक जीरो से जीरो कैंसिल किया। 4 इंटू 10⁻²।
यहाँ पे वैल्यू पुट करता हूँ, परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन, तो ये आपका 4 × 10⁻² इंटू 14 डिवाइडेड बाय 0.8 ग्राम्स इंटू 100। -2 से तो सब 100 चला जाएगा। 2.8 है, 0.8 है, पता हो जाएगा। ये 2.8 हो गया, इससे ये कैंसिल हुआ, ये 56 हो गया इंटू 28 हो गया, 28 2 जा 56, 20%, 20% आना है इसका आंसर। देखो मैंने कुछ नहीं किया, इसमें क्या करना, बस आपको यहाँ पर M1V1 ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड नहीं दिया, यहाँ पे क्या दे दिया था, यहाँ तो सीधा सीधा क्या दिया है, मिली मोल्स ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड दे दिए। तो इस फॉर्मूले में आपको यहाँ पता चल गया क्या दे रखा है, ये मिली मोल्स ऑफ H2SO4, ये मिली मोल्स का एक फॉर्मूला है यहाँ। तो यहाँ आपने पुट की वैल्यू जो दे रखा है मिली मोल्स इंटू 2/1000 मोल्स में कन्वर्ट हो, ठीक है भाई। अगला एक क्वेश्चन और करें। अमोनिया इवॉल्व्ड फ्रॉम 0.75 ग्राम ऑफ सैंपल, ammonia evolved from 0.7 ग्राम 0.75 ग्राम 0.75 ग्राम ऑफ सैंपल neutralized 10 ml of 1 m H2SO4, 10 ml of 1 m H2SO4 in Geldahl's method, for estimating nitrogen present in soil samples, SOIL, present in soil samples, the nitrogen percentage in the soil is, the nitrogen percentage in the soil is, इस अपने आप करके बताएंगे। The nitrogen percentage in the soil is ऑर्गेनिक कंपाउंड का मास क्या दे रखा है? 0.75, 0.75 ग्राम दे रखा ऑर्गेनिक कंपाउंड का मास। ऑर्गेनिक कंपाउंड का मास दे रखा है 0.75। आपके पास सीधा सीधा फॉर्मूला हो गया नव्या, बिल्कुल सिंपल सी बात है। ये आपका M1V1 इंटू 2/1000 मोल्स आपके पास आ गया। M11 इंटू 10 इंटू 2/1000, और ये आपको हो गया 2/2 इंटू 10⁻⁻² मोल्स हो गई। ठीक है बेटा, इतने मोल्स आए। परसेंटेज ऑफ N बराबर आपका नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अमोनिया इंटू 14 अपॉन W कितना देगा 0.75 इंटू 100। इस 100 से ये 100 कैंसिल हो गया, 28 100/75 आ गया।
0.75 से मैंने हटा दी, 2 जीरो लगा दी, तो ये ऊपर 2 जीरो लगा दी। ठीक है, 2800 को डिवाइड करना है 75 से, जो भी कुछ आएगा आंसर वो आपका सीधा सीधा केस नंबर सेकंड, ये वो क्वेश्चंस कराए जिन केस में H2SO4 आपका लिमिट अमाउंट में हो, लिमिट में होगा H2SO4। अब केस आपका सेकंड है, केस सेकंड में आपको करना है व्हेन H2SO4, सर हाँ सर ये 100 तो ऊपर की साइड ही है, कैसे कर जाएगा? अरे वो माइनस टू है, वो माइनस का है, टू है तो ये माइनस का 2, ये प्लस का 2, ये 10 टू दी पावर बेटा माइनस के 2 है, ये नीचे जाएगा ना, ठीक है, नीचे जाएगा कैसे? 37.3%। नेक्स्ट आपका केस सेकंड है बेटा, व्हेन H2SO4 इज इन एक्सिस, जब H2SO4 आपका एक्सिस में होगा, इज इन एक्सिस, देखिए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अमोनिया NH3 की बात कर रहा हूं, आप NH3 बराबर M1V1 माइनस M2V2 अपॉन 2, क्योंकि 1 मोल H2SO4 2 मोल NaOH को न्यूट्रल करता है, जो बाद में लास्ट वाली रिएक्शंस पे ध्यान दो, स्टिकोमेट्री वहां क्या है, 2:1 की स्टिकोमेट्री है, 2:1, ठीक है, तो इनटू आपने 2 करा, ये आपका H2SO4 के लिए है, ये M1V1, ये आपके NaOH के लिए, और डिवाइड बाय आपका 1000, ये आपका मोल्स सीधा सीधा है, ठीक है। फिर परसेंटेज ऑफ N निकालना है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अमोनिया इंटू 2 अपॉन मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इंटू 100। जेल डाल का क्वेश्चन जरूर आएगा आपके पास, याद रखना, बहुत सिंपल तरीका मैंने कराया आप लोगों से, मैंने बहुत ही सिंपल बहुत इजी तरीका आप लोगों से कराया। इस पे क्वेश्चंस लिखेंगे बेटा, इसका क्वेश्चंस करें, इस मेथड के अलग क्वेश्चंस हैं, लिखो बेटा, फॉर द एस्टिमेशन ऑफ नाइट्रोजन, फॉर द एस्टिमेशन ऑफ नाइट्रोजन, कोमा 1.4 ग्राम of organic compound, 1.4 gram of organic compound was digested, digested, digested by Geldahl method, and the evolved ammonia and the evolved ammonia absorbed and the evolved ammonia absorbed in 60 ml of m upon 10, 60 ml of m upon 10 sulfuric acid, the unreacted acid required, the unreacted acid required 20 ml of 20 ml of m upon 10 NaOH for complete neutralization, for complete neutralization,
the percentage of nitrogen in the compound is, the percentage of nitrogen in the compound is। H2SO4 के लिए लिखते हैं, पहले लिख रहे हैं H2SO4 के लिए 4H2SO4। जब H2SO4 की बात आती है तो M1 कितना दे रखा है 1/10, V1 कितना दिया 60 ml। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा आपका, जब M1V1 करोगे आप, M1V1 बराबर 1/10 इंटू 60 बराबर आपका 6 आ गया। फिर दूसरी बात किसके लिए लिखा है 4NaOH। M1 कितना बेटा, M2 कितना बेटा 1/10 ही है। V2 बराबर 20 की आवश्यकता पड़ी, तो ये होगा आपका 1M2V2 बराबर 1/10 इंटू 20 इज इक्वल टू 2 हो गया। ठीक है भी, तो आपने M1V1 M2V2 का पता चल गया। यहाँ मैं लिख रहा हूँ n नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अमोनिया इज इक्वल टू 6 माइनस 2/2 इंटू 2/1000। तो ये आपका कितना हो जाएगा 10⁻⁻²। 6 में से 1 गया 5, 5 2 10, 10 0 से 0 का, तो 10⁻²। आ गया नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अमोनिया। अब परसेंटेज ऑफ एन की बात कर रहे हो, तो परसेंटेज ऑफ 10⁻² इंटू 40 अपॉन 1.4 इंटू 100। 100 से ये 100 कैंसिल हो गया, ये हो गया 140/14। कितना हो जाएगा 10%। आंसर कितना आ गया 10% आ जाएगा इसमें। तो वो पहले कुछ और तरीका लगाते थे आप लोग, ये तरीका आसान है, इससे करें। तो एनसीईआरटी में भी दे बेटा, वहाँ पे गए जहाँ पे फॉर्म में लिखा था हाँ ये मिस्टेक है बेटा, ये 14 है बेटा, ये मिस्टेक होगी, ये 14 है बेटा। अमोनिया के मोल्स इंटू 14, क्योंकि अमोनिया में एटॉमिक मास ऑफ नाइट्रोजन कितने है वो लिखना है बेटा। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अमोनिया इंटू 14/W इंटू 100, ठीक है बेटा। वो वहां पर आपका 14 ही है, ये यहाँ पर मिस्टेक होगी थी, 14 है ये आपका 14 ही है ये। अगला क्वेश्चन करें। बेटा 29.5 milligram of an organic compound, milligram of an organic compound containing nitrogen, was digested according to Geldahl's method, according to Geldahl's method, and the evolved ammonia was absorbed in 20 ml of 0.1 m, capital M, in 20 ml of 0.1 m HCl solution. The axis of the acid required the axis of the acid, हाँ सर हेलो,
हम आ गए तो मैं यहाँ हूँ फिलहाल जी, आई सेंसर क्लास। मैं कह के तो आया सर, लक्ष्मी सर मुझे मना कर दो ना, अगर मुझे वहां जाना होगा तो आप मुझे कहते ही बैठ, ठीक है सर। कह के तो आया था मुझे कल पूरा दिन ड्यूटी की, मंडे में मैं पूरी ड्यूटी करूंगा मैडम, और कल मंडे में मेरी पूरा लगा दी, किसी ने मेरे पास ना गई थी, ये कैसे गया था ना, कम सुनता ही नहीं। हाँ। 20 ml of 0.1 m HCl solution. The axis of the acid required 50 ml of 50 ml of 0.1 m NaOH solution for complete neutralization. What will be the percentage? What will be the percentage of nitrogen? What will be the percentage of nitrogen in the compound? What will be the percentage of nitrogen in the compound? करें बेटा। What will be the percentage of nitrogen in the compound? तो बेटा फटाफट करो, इसका आंसर क्या होगा? क्या बेटा आंसर? ये जो आपका फॉर्मूला है, ये H2SO4 के केस में H2SO4 की स्टिकोमेट्री देख रहे थे NaOH के साथ, अमोनिया की H2SO4 के साथ स्टिकोमेट्री देख रहे थे, तो वहां आप उस इक्वेशंस को चेंज करो, जहां जहां उन चारों इक्वेशंस में H2SO4 लिखा वहां वहां HCl करिए, जहां जहां H2SO4 लिखा हुआ है वहां वहां HCl करना आपने, वहां वहां HCl करना है। तो फिर फॉर्मूला क्या बनेगा? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अमोनिया बराबर M1V1 माइनस M2V2, डिवाइड नहीं करना 2 से। क्यों? क्योंकि 1 मोल HCl 1 मोल NaOH को न्यूट्रल करता है। 1 मोल HCl 1 मोल NaOH को न्यूट्रल करता है, NaCl प्लस H2 आपका बनता है। यहाँ आपका
1 मोल HCl है, 1 मोल अमोनिया को न्यूट्रल करेगा। 1 मोल अमोनिया को न्यूट्रल करेगा। तो आप देखो कहीं भी अमोनिया के साथ भी HCl का रेशियो देखो 1:1 और वहां 1:2 था, और NaOH के साथ भी रेशियो देखो 1:1। तो दोनों केस में 1:1 है। तो ना तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करनी, ना तो ये 2 रखना, ना ये 2 रखना। तो M1V1 माइनस M2V2 अपॉन 1000, ये आपके सीधे सीधे मोल आए। समझ गए ना? M1V1 माइनस M2V2 अपॉन 1000, ये सीधा सीधा इसके मोल आए। M1 कितना दे रखा है? ये आपका किसके लिए है? ये आपका HCl के लिए है, ये आपका NaOH के लिए है। एक आपका HCl के लिए है तो एक NaOH के लिए है। HCl के कितने दे रखी मोलैरिटी? 0.1 इंटू वॉल्यूम कितना है? 20 हो गया, माइनस इसकी मोलैरिटी 0.1 इंटू 15 हो गया। 15 होगा बेटा। सर 20 ml दे रखा ना, वो NH3 ने एब्जॉर्ब कर रखा, तो हम सीधा वो ही नहीं लिख देंगे। 20 ml, फिर जब मैंने कहा एक्सिस ऑफ एसिड 15 ml है, 15 ml। 15 ml होगा। हाँ 15 ml से 50 से नहीं होगा बेटा। 15 ml 2 माइनस 1.5 अपॉन 1000 0.5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3, 0.5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3, 0.5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3। ठीक है भाई, 0.5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3। समझ आई बात ये? तो आपका ये था, ये इसमें सब्ट्रैक्ट किया तो ये आपके पास नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अमोनिया है। अब क्या करोगे? तो यहाँ परसेंटेज ऑफ N बराबर 0.5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 इंटू 14 अपॉन ऑर्गेनिक कंपाउंड कितना दे रखा भाई? 29.5 मिलीग्राम। 29.5 का ग्राम बनाओ, कैंसिल हुआ। ठीक है भाई, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल कर दिया, 7000 हो गया, क्योंकि 14 पंजे 70 हो गया, और डिवाइड बाय 295 हो गया। देखो कितने परसेंट बनता है, ये इसका आंसर होगा। तो अगर HCl दिया हुआ है तो फॉर्मूला थोड़ा चेंज होगा। फिर यहाँ ये दोनों 2 आप हटा लेंगे, इसको भी और इसको भी, दोनों को हटा लेंगे। इस 2 को भी हटा देंगे, इस 2 को भी हटा देंगे, दोनों 2 क्या करेंगे आप? हटा देंगे। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अमोनिया इज इक्वल टू, ये आपका सब 22 पॉइंट समथिंग बनेगा। 20 पॉइंट, 20, हाँ ऐसा 21 पॉइंट। चलो फिर जो भी कुछ बनेगा। तरीका समझो बस, केवल कि तरीका क्या है आपका। ठीक है, यानी आपको ये समझना था कि इसका तरीका है क्या बस। नेक्स्ट लिखते हैं बेटा, एस्टिमेशन ऑफ हेलोजेंस, एस्टिमेशंस ऑफ हेलोजन, परसेंटेज ऑफ Cl बराबर 35.5 अपॉन 143.5 इंटू मास ऑफ AgCl, जो AgCl का प्रेसिपिटेट बनेगा, मास ऑफ AgCl अपॉन मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इंटू 100, मास ऑफ
परसेंटेज ऑफ Cl बराबर 35.5 अपॉन 143.5, परसेंटेज ऑफ Br इज इक्वल टू 80 अपॉन 80, Br का होता है एटॉमिक वेट, 188 इंटू मास ऑफ AgBr अपॉन मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इंटू आपका 100, परसेंटेज ऑफ I 127 अपॉन 235 इंटू मास ऑफ AgI अपॉन मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इंटू 100 अप। तो ये सारे हेलोजेंस के परसेंट और हैं आपके 127, यानी क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडाइन का अगर आपने एस्टिमेशन करना हो, तीनों का एस्टिमेशन सिंपल है, इसमें कोई इधर उधर की कोई ऐसी बात नहीं आती। जेल डाल्स में जैसा आया था वो एस्टिमेशन करते हैं पहले सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, फिर एक्सिस के साथ, इस टाइप से करते हैं, तो ये अलग है। परसेंटेज ऑफ Cl बराबर परसेंटेज ऑफ Br बराबर परसेंटेज ऑफ I बराबर, इस टाइप से आप। हो गया बेटा, चलिए आगे लिखिए। एस्टिमेशन ऑफ सल्फर, एस्टिमेशन ऑफ सल्फर, एस्टिमेशन ऑफ सल्फर, परसेंटेज ऑफ S बराबर एटॉमिक वेट कितना होता है सल्फर का बेटा? 32 होता है पूरा, और BSO4 को जोड़ते हैं 233 बेरियम सल्फेट को, मास ऑफ बेरियम सल्फेट अपॉन मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इनटू 100, परसेंटेज ऑफ S बराबर 32 अपॉन 233 इंटू मास ऑफ बेरियम सल्फेट अपॉन मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। नेक्स्ट पॉइंट बताओ, एस्टिमेशन ऑफ फॉस्फोरस, एस्टिमेशन ऑफ फॉस्फोरस, एस्टिमेशन ऑफ फॉस्फोरस। यहाँ लिखेंगे if phosphorus estimated by phosphoammonium molybdate NH4 whole thrice PO4 into 12 MOO3, अमोनियम फॉस्फोमोलिब्डेट के द्वारा अगर इसको एस्टिमेटेड किया जाता है, परसेंटेज ऑफ P बराबर 31 अपॉन
1587 into mass of NH4 whole thrice PO4 into 12 MOO3 upon mass of organic compound into 100 into 100 mass of ammonium phosphomolybdate upon mass of organic compound into 100। पहला केस है ये। if phosphorus estimated by दूसरा केस if phosphorus estimated by Mg2P2O7 इसे कहते हैं मैग्नीशियम पायरोफॉस्फेट। क्या कहते हैं सर? मैग्नीशियम पायरोफॉस्फेट कहते हैं। परसेंटेज ऑफ पी बराबर 31 होता है इसका एटॉमिक नंबर 222 इंटू मास ऑफ Mg2P2O7 अपॉन मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इंटू 100। ये टोटल फॉस्फोरस और वही आपका सल्फर, हेलोजन्स, नाइट्रोजन्स, कार्बन, हाइड्रोजन सबका एस्टिमेशन हो गया इस टाइप। क्वेश्चन है बेटा, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड कैन नॉट बी estimated by Geldahl's method, cannot be estimated by Geldahl method। Which of the following compound cannot be estimated by Geldahl method? एक आपका पॉइंट हो गया ये एजोबेंजीन। बी आपका नाइट्रोबेंजीन। सी आपका पायरिडीन। डी आपका पायरोल। वो कौन सा कंपाउंड है जिसको आप जेल्डाल्स मेथड्स के द्वारा नाइट्रोजन का उसमें परसेंटेज एस्टिमेटेड नहीं कर सकते, उसमें बताने लगा सकते कि यहाँ कितने परसेंट नाइट्रोजन है आप। कौन सा वो कंपाउंड है जिसको आप एस्टिमेट नहीं कर सकते जेल्डाल्स मेथड के द्वारा? पहले वाला एजोबेंजीन है। एजो कंपाउंड नाइट्रो कंपाउंड, अगर नाइट्रो ग्रुप बेंजीन से जुड़ा हुआ तो नाइट्रो कंपाउंड। अगर मैं कंपाउंड जिनमें नाइट्रोजन एटम रिंग में है तो ऐसे कंपाउंड को येल्डाल्स मेथड्स के द्वारा एस्टिमेट नहीं कर सकते। तो ये कंपाउंड है आपके नहीं याद रखेंगे। ये सारे वो कंपाउंड है जिन्हें आप
एस्टिमेट नहीं कर सकते किसके द्वारा, जेल्डाल्स मेथड्स के द्वारा एस्टिमेट नहीं कर सकते। ये वो सारे कंपाउंड हैं आपके, जिन्हें आप जेल्डाल्स मेथड्स के द्वारा एस्टिमेट नहीं कर सकते, इजीली अवेलेबल नहीं होते, क्योंकि इसका पेयर तो ये इजीली अवेलेबल नहीं होते। तो जिस कंपाउंड्स में नाइट्रोजन एटम इजीली अवेलेबल नहीं होगा, वो क्योंकि ये भी यहाँ डबल बॉन्ड इसके साथ इंटरेक्ट कर लेता है यहाँ इसमें, तो यानी नाइट्रोजन एटम इजीली अवेलेबल नहीं हो। और जिन कंपाउंड्स में नाइट्रोजन एटम इजीली अवेलेबल नहीं होगा, वे आपके एस्टिमेट नहीं किए जा सकते जेल्डाल्स मेथड्स के द्वारा, उन्हें जेल्डाल मेथड्स के द्वारा एस्टिमेट नहीं कर सकते। Which of the following compound does not have a resonance effect? Which of the following compound, which of the following compound does not have a resonance effect, have a resonance effect? कौन से में रेजोनेंस इफेक्ट नहीं है? ऑप्शन ए, ऑप्शन ए में आपका है क्लोरोबेंजीन। ऑप्शन बी, ऑप्शन आपका फिनॉल। ऑप्शन सी आपका है एनिलीन। ऑप्शन डी एनिलीनियम आयन, एनिलीनियम आयन। इनमें से कौन सा वो कंपाउंड है जिसे आप रेजोनेंस इफेक्ट के द्वारा हम्म क्योंकि ये पेयर रेजोनेंस शो करेगा, ये 3 पेयर हैं, ये रेजोनेंस शो करेंगे, ये 2 पेयर हैं, ये भी रेजोनेंस शो करेगा। ठीक है, केवल ये बचा जो रेजोनेंस शो नहीं करेगा, ये कंपाउंड आपका रेजोनेंस शो नहीं करेगा। डी, डी का, क्योंकि डी के में इसकी वैलेंसी नाइट्रोजन की कंप्लीट है, जितनी इसके टेट्रावैलेंट होता है नाइट्रोजन पॉजिटिव चार्ज है। यहाँ अगर आप रेजोनेंस शो करना भी चाह रहे हो तो इसके पास इलेक्ट्रॉन 10 हो जाएंगे, 10 इलेक्ट्रॉन्स आपका पॉसिबल नहीं है। ये इसकी स्ट्रक्चर में जैसे एन के चारों तरफ 10 इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो रख ही नहीं सकता 10 इलेक्ट्रॉन। तो इस ये इसका लॉजिक है कि हाँ, इसमें एन के पास 10 इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकते। बस अलोंग द बॉन्ड, इस बॉन्ड के अलोंग ही इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा, अलोंग द बॉन्ड ही इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा, बाई रेजोनेंस नहीं करेगा। ठीक है, आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल, which of the following molecule does not have mesomeric effect, does not have mesomeric effect, mesomeric effect with the benzene nucleus, with the benzene nucleus, with the benzene
न्यूक्लियस। ऑप्शन ए। ऑप्शन बी। ऑप्शन सी। ऑप्शन डी। कौन सा कंपाउंड है जो मेरी इफेक्ट शो नहीं करेगा? सी आपका मेरी इफेक्ट शो नहीं करेगा बेंजीन के साथ। सोचो अच्छे से। सर डी। डी आंसर है। ऑप्शन इसका डी। डी है। क्योंकि डी में इसके पास पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बेंजीन के साथ कॉन्जुगेशन में नहीं है। अगर यहाँ से यहाँ और पॉजिटिव चार्ज बेंजीन के साथ कॉन्जुगेशन में नहीं है। यहाँ तो क्या हुआ था कि जब आपने इस पेयर को यहाँ दिया, उसके बाद फिर यहाँ से आपने यहाँ किया, या केवल आप, ये पोलर बॉन्ड है, ये बॉन्ड आपका पोलर बॉन्ड है बेटा। पोलर बॉन्ड होने की वजह से ये आपको पता चला पॉजिटिव चार्ज हुआ, ये यहाँ NH हुआ। इसमें जब आप पोलैरिटी प्रोड्यूस करेंगे, चार्ज पॉजिटिव हो गया तो ये चार्ज आपका नेगेटिव हो गया। ये पॉजिटिव चार्ज इधर पाई बॉन्ड के साथ भी कॉन्जुगेशन में है, इधर इस पेयर के साथ भी कॉन्जुगेशन में है। इधर से ये पाई बॉन्ड यहाँ ऐसे दिया जा सकता है, ये यहाँ से यहाँ दिया जा सकता है, ये यहाँ से यहाँ दिया जा सकता है, या ये पेयर आपका यहाँ से यहाँ दिया जा सकता है। तो ये पोलर बॉन्ड है आपका CO बॉन्ड, तो पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, तो पॉजिटिव चार्ज सी और O के साथ में पॉजिटिव चार्ज। इसका बेंजीनिंग का देखना आपने एक बार। विद बेंजीन न्यूक्लियस आपको देखना है। ठीक है। विच इज मोस्ट स्टेबल, विच इज मोस्ट स्टेबल। लेस स्टेबल बता देंगे, कौन सा लेस स्टेबल और कौन सा मोस्ट स्टेबल है? ए। सी आपका लीस्ट स्टेबल तो सी और मोस्ट स्टेबल ए। मोर स्टेबल आपका, मोर स्टेबल आपका ए हो गया, और लेस स्टेबल आपका सी हो गया। सी में देखो कहाँ लगा हुआ आपके पास NO2 ग्रुप, सेकंड नंबर। और इसमें यहाँ देखो कहाँ लगा हुआ है Cl, फर्स्ट नंबर। फर्स्ट कार्बन पर ही है। अगर फर्स्ट कार्बन पर नेगेटिव इफेक्ट वाला कोई ग्रुप लगा हुआ है तो वो कम स्टेबल, तो लेस स्टेबल आपका बी होगा, मोर स्टेबल आपका ए होगा, क्योंकि ये दूर हो गया थोड़ा पॉजिटिव चार्ज से, यहाँ तक इसकी थोड़ी सी पकड़ कम हो जाएगी। तो लेस मोर स्टेबल आपका ये हुआ, और लेस स्टेबल आपका
ये हुआ। कौन? ये और नहीं कर सकता, कहाँ पे डबल बॉन्ड कहाँ है? रेजोनेट शो ही नहीं कर सकता, यहाँ रेजोनेंस कैसे शो करे? तो केवल केवल माइनस आई इफेक्ट शो करेगा, तो क्योंकि पॉजिटिव चार्ज पाई बॉन्ड के साथ कॉन्जुगेशन में है नहीं। और माइनस इफेक्ट यहाँ तक घट जाएगा, लेस इफेक्टिव होगा माइनस आई इफेक्ट ऑफ NO2 एट द सेकंड कार्बन। फर्स्ट कार्बन पे Cl फर्स्ट पे पड़ा हो, कमजोर हो, माइनस आई उसका कम हो, लेकिन वो ज्यादा लेस स्टेबल करेगा उसे। दूर जाने पर यानी घट जाता है आपका, दूर जाने पर इफेक्ट आपका घट जाता है बेटा। चलिए पॉइंट देखिए नेक्स्ट आपका, विच इज मोर एसिड, विच इज स्ट्रॉन्ग एसिड, विच इज मोर एसिड। ऑप्शन ए NHCH3, ऑप्शन बी CHO, सर हो गया सी। ये होगा। क्या बैठा बेटा? इसमें जो नेगेटिव को स्टेबल कर दे, हम्म, तो सर वो बी होना चाहिए। इसका ऑप्शन है बी। बी, माइनस आर इफेक्ट। यस सर। माइनस आर इफेक्ट इंक्रीज द स्टेबिलिटी ऑफ फिनॉक्साइड आयन, ये घटाएगा, ये घटाएगा। सबसे कम स्टेबल आपका ये, लेस स्टेबल आपका, सबसे कम स्टेबल आपका ए, उससे ज्यादा आपका बी, सी, उससे ज्यादा आपका डी, और सबसे ज्यादा जो स्टेबल आपका है वो आपका बी है। ये स्टेबिलिटी का इंक्रीजिंग ऑर्डर हुआ है, स्टेबिलिटी का और इंक्रीजिंग ऑर्डर हो गया। ये ठीक है, यहाँ पर Br लगा है, यहाँ पर कोई बॉन्ड ऐसे लिखा, और इसकी रिएक्शंस H2O के साथ की, प्रोडक्ट क्या बनेगी? क्या बनेगी? ये कोई क्वेश्चंस आप लोगों के सामने है, इसकी प्रोडक्ट आपकी क्या बनेगी? सर 1 ब्रोमो 1 मिथाइल साइक्लोब्यूटेन। 1 ब्रोमो, 1 ब्रोमो नहीं, सॉरी 1 OH, यहाँ पे OH वहां लगेगी जहाँ पे मिथाइल ग्रुप लगा। ये दोनों इकट्ठे, हाँ। ये तो चलो ये मान ली।
आप ये कह रहे हो, वो एच भी यहीं पे, सी एच थ्री भी यहीं पे कह रहे हो, वो एच भी यहीं, सी एच थ्री भी। सर यहाँ पे एसिड भी होगा ना, जब निकल जाएगा ना एसिड। नव्या, रिंग एक्सपेंड करेंगे हैं, 5 कार्बन हो रहे हैं, 1 2 3 4 5। पर प्लस तो रिंग के अंदर ही आ रहा, जब बाहर होता है रिएक्शन। पोलर प्रोटिक जैसे सॉल्वेंट, सॉल्वेंट, कार्बन का ट्रांसफॉर्मेशन पोलर होगा। प्रोटिक सॉल्वेंट प्लस, यहाँ से बॉन्ड भी ब्रेक कर सकते हैं, यहाँ से भी कर सकते हैं। जब ये ए वाला कर रहा हूँ, ये बी वाला कर रहा हूँ, जब ए वाला किया तो नेगेटिव चार्ज इसके साथ जुड़ने का ही नहीं, ये ए वाला तो होने का ही नहीं, ये वाला तो आपका होना नहीं, या तो ये वाला हो सकता है अगला हिस्सा, या ये वाला हो सकता है, या तो इधर वाला हो सकता है, या ये, तो इसको ए माना। इसको आपने क्या कर दिया, यहाँ से इसको ऐसे माइनस प्लस से जुड़ जाएगा, यस सर। माइनस प्लस से जुड़ेगा तो माइनस चार्ज इसके पास आ गया, ना सॉरी प्लस चार्ज इस पे आ गया, रिंग बनाइए आप, ये रिंग बना, और इस रिंग में यहाँ पे चार्ज आपका प्लस आ गया, और यहाँ ये सी, एक मिथाइल ग्रुप, एक मिथाइल ग्रुप यहाँ हो गया, इससे तो बना ये, यस सर। और इधर से जो बना रहा हूँ, इधर से जब बनाता हूँ तो इधर से बनाने पर पॉजिटिव चार्ज आपका यहाँ आ रहा है, यस सर। इस पे पॉजिटिव चार्ज आया, ये आपस में जुड़े, इस पे पॉजिटिव चार्ज आया, स्टेबल, ये लेस स्टेबल, मोर स्टेबल, क्योंकि साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल ये हुआ, साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल, ये क्या हो गया आपका, मोर स्टेबल हो गया, ये आपका हुआ मोर स्टेबल। अब मोर स्टेबल पे किसका अटैक कराओगे, H2O का न्यूक्लियोफाइल का अटैक कराएंगे, यहाँ से यहाँ अटैक होगा, ये आपका O, H पे चार्ज पॉजिटिव हो गया, ये यहाँ से यहाँ गया, तो प्रोडक्ट आपकी क्या बनी, प्रोडक्ट आपकी CH3 ये हुआ, ये आपका OH हो गया, ठीक है। साइक्लोप्रोपाइल इथेनॉल, 1 साइक्लोप्रोपाइल इथेनॉल बना है, सर ये ठीक। कॉन्ट्रैक्शन जब 4 वाली हो जब कर देते हैं, हाँ या जब आइसोप्रोपाइल बनना हो जब कर देते हैं? हाँ, वो कैसे करते हैं, कॉन्ट्रैक्शंस ये करते हैं क्योंकि ये मोर स्टेबल है, साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल कार्बोकैटायन, इसलिए इसमें करा है। दूसरा तरीका क्या था, वो जो नव्या जो जिस तरीकों की कह रही थी, ये इंपॉर्टेंट बात है, ऐसा क्वेश्चन अगर आता है तो SN1 आपकी रिएक्शंस होगी, H2O SN1 रिएक्शन, और SN1 रिएक्शंस H2O के साथ, CH3OH के साथ, CH3OO नेगेटिव के साथ, वीक न्यूक्लियोफाइल के साथ होती है। तो फिर रिंग एक्सपेंशन की बात कब करते हैं, अगर यहाँ तुम्हारे पास ये जुड़ा हुआ है ऐसे, और यहाँ CH2 आपका Br है, और यहाँ आपका ये एक ऐसे मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, और इसके साथ आप इसको ट्रीट करते हैं CH3OH के साथ, मिथेनॉल के साथ, जो आपका न्यूक्लियोफाइल है, और वीक न्यूक्लियोफाइल है, न्यूक्लियोफाइल भी आपका वीक है, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, यहाँ पर आपका ये बना CH2 पॉजिटिव, CH2 पॉजिटिव बना। अब देखियो, अगर इधर से इधर करूं
तो नेगेटिव चार्ज बनेगा ये लेस स्टेबल। तो इसको यहाँ से यहाँ ना करके मैं किधर से किधर करूँगा, दूसरी साइड करूँगा। डिस्प्लेसमेंट मैंने करना इधर से इधर, और ये जुड़ जाएगा इसके साथ। पॉजिटिव चार्ज यहाँ आएगा आपका, जिस पे पॉजिटिव चार्ज आया उससे अगले कार्बन पर ये मिथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है आपको। जिस पे पॉजिटिव चार्ज आया उससे जस्ट अगले पर मिथाइल जुड़ा हुआ है। फिर इसने आप ट्रीट करेंगे किसके साथ, CH3OH के साथ। CH3OH एल्कोहल के साथ ट्रीट किया, यहाँ से आपका यहाँ हुआ, और ये फिर आपका बना HOCH3। ये चार्ज आपका पॉजिटिव हो गया, ये आपने निकाल दिया यहाँ। तो बेंजीन रिंग के साथ फिर आपका OCH3 और ये तो ये आपकी प्रोडक्ट बनेगी, रिंग एक्सपेंड ऐसे होगा आपका। 5 वाले में स्ट्रिंग एक्सपेंड कर देंगे और 3 वाले में स्ट्रिंग कॉन्ट्रैक्शन कर देंगे। अगर आइसोप्रोपाइल और 4 वाले में घटाएंगे, 5 वाले में बढ़ाएंगे, 4 वाले में भी बढ़ाएंगे। कब बढ़ाएंगे देखिए, 4 वाले में भी बढ़ाते हैं, देखिए ध्यान से। अगर ये आपका 4 वाला है और यहाँ CH2Br है, इस तो इसको बढ़ाएंगे। इसको इसलिए बढ़ाएंगे क्योंकि यहाँ पर ये CH2 आपका पॉजिटिव हो गया। फिर इसमें कॉन्ट्रैक्शन तो नहीं हो रहा, कॉन्ट्रैक्शन होने का नहीं, तो इसको हम एक्सपेंड ही करेंगे। एक्सपेंड करेंगे तो ये 5 कार्बन का रिंग बन गया। फिर इसके ऊपर आप अटैक कराएंगे न्यूक्लियोफाइल का, HOCH3 का। तो जब इसके पास अटैक कराते हैं तो आपकी प्रोडक्ट क्या बन जाएगी, OCH3 प्लस H प्लस भी यही निकाल दिया चलो मैंने, क्योंकि H प्लस आयन निकलेगा ही। तो OCH3 H प्लस H मैंने यही निकाल दिया। ठीक है, ऐसे फटाफट फटाफट सारे क्वेश्चंस आप लोगों को आने चाहिए कि हाँ किसको क्या कैसे करते हैं। अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ CH2 CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3 प्लस आपका HBr, प्रोडक्ट क्या बनेगी, प्रोडक्ट आपकी क्या बनेगी। देखिए क्या होता है, अगर आप इधर से इधर सोचते हैं तो आप सोचेंगे तो माइनस आई इफेक्ट शो करता है और ये प्लस आई इफेक्ट शो करता है, लेकिन जब डिस्प्लेस आपने इधर से इधर किया तो हाइड्राइड शिफ्टिंग के बाद CH2 CH प्लस CH2 CH3 बना आपका। ये आपका हाइड्राइड यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। तो हाइड्राइड शिफ्टिंग की जब बात करेंगे तो CH पे चार्ज पॉजिटिव हो गया, CH2 हो गया, CH2 हो गया, CH3 हो गया, और फिर यहाँ पर आपका क्या जुड़ जाएगा, Br माइनस आपका यहाँ जुड़ जाएगा। तो याद रखते हैं कि क्या पॉजिटिव चार्ज ऐसे किसी कार्बन पर जिससे रीअरेंजमेंट की जब बात मोर स्टेबल कार्बोकैटायन बन सकता हो, तो हाँ इसमें ऐसी सिचुएशन है कि मोर स्टेबल कार्बोकैटायन आपका बनेगा, मोर स्टेबल कार्बोकैटायन। ठीक है, आपका बनना होगा मोर स्टेबल कार्बोकैटायन। तो ये बात आपको याद रखनी है। हाँ, मार्क मोर स्टेबल कार्बोकैटायन होना चाहिए, मोर स्टेबल कार्बोकैटायन आपका होना चाहिए। ठीक है, अब आपको टॉपिक बचा आपका प्यूरिफिकेशन वाला। प्यूरिफिकेशन के मैं दूंगा आपको नोट्स, और कल संडे है, परसों मंडे में शुरू करेंगे हाइड्रोकार्बन। इसमें बीच बीच में आप प्रॉब्लम लगा लेंगे, इसकी जितनी भी आपके पास हैं सारी प्रॉब्लम्स लगा दो आप। ठीक है बेटा, सारी प्रॉब्लम्स करें, और उसके बाद फिर आपको हाइड्रोकार्बन नेक्स्ट लेक्चर से हाइड्रोकार्बन शुरू कर देंगे।
कार्बन